हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश जीके की ये 30वां ये वीडियो है और ये सीरीज लगातार चल रही है। 29 वीडियो मैं ला चुका हूँ जिसमें कि मैं हर वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो कि मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक टॉपिक पर रहते हैं। और ये जो टॉपिक चल रहा है अभी, ये चल रहा है नदियों के ऊपर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये नदियों के ऊपर, क्योंकि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। इसलिए ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि नदियों पर क्वेश्चंस मध्य प्रदेश जीके में अवश्य बनते हैं। और जितने भी एग्जाम है, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी और व्यापम के जो भी एग्जाम है जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है, उसमें नदियों का अपना ही एक महत्व है और नदियों पर क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 100 से अधिक नदियां इधर से उधर निकलती हैं और बहती हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। लगातार अभी तक 4 से 5 वीडियो मैं नदियों के ऊपर बना चुका हूँ और जब तक ये नदियों का चैप्टर खत्म नहीं होता, मैं लगातार नदियों की अभी आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथ में, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा इस वीडियो को देखकर मध्य प्रदेश जीके पर, नदियों पर पूरे के पूरे फैक्ट उनके क्लियर हो पाएँ। तो लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उनके नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये 30th वीडियो, ठीक है ना, जिसमें कि पूरे नदियों पर ही क्वेश्चंस आधारित अभी आपको मिलने वाले हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्राणहिता संगम किन दो नदियों का संगम है? वो कौन सी दो नदियां हैं जिनकी संगम को प्राणहिता संगम कहते हैं? नर्मदा तवा, काली सिंध चंबल, वैनगंगा वर्धा या फिर कुंवारी और सिंध नदी? तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, सही विकल्प? तो वो है वैनगंगा और वर्धा। ये दोनों नदियां ही हैं जो कि महाराष्ट्र में जाकर मिलती हैं और वहां पर प्राणहिता जो संगम होता है, उस संगम को प्राणहिता संगम कहते हैं। ठीक है, और वैनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? वैनगंगा नदी ये सिवनी, ठीक है ना, सिवनी से होकर निकलती है और ये छिंदवाड़ा, ठीक है ना, छिंदवाड़ा के मार्ग से होते हुए ये आगे बढ़ती है, उसकी बॉर्डर बनाती हुई ये आगे जाती है। और इसी के साथ में ये वर्धा नदी, इसका उद्गम कहाँ से है? ये वर्धन शिखर से, ये जरूर याद रखिएगा, वर्धन शिखर से इसका उद्गम है और ये बैतूल जिले से ये निकलती है और ये महाराष्ट्र में जाकर 13 किलोमीटर आगे बढ़ती है। उसके बाद में ये वैनगंगा नदी से जाकर मिल जाती है। तो ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं वहां उस संगम को प्राणहिता संगम कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो वैनगंगा नदी है, ध्यान रखिएगा, ये जो वैनगंगा नदी है इस पे मिट्टी का बांध बनाया गया है। मिट्टी का बांध, सबसे पुराना बांध इसी पर निर्मित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? तो मैं आपको बता चुका हूँ वर्धा नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल के वर्धन शिखर से, इसलिए इसके ज्यादा ऑप्शंस मेरे को क्लियर नहीं करने हैं। पिछले क्वेश्चन में ही आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर ये दर्दी जलप्रपात बनता है? चंबल नदी पर, सोन नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर बीहड़ नदी पर? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी पर दर्दी जलप्रपात बनता है और ये कहाँ बनता है, किस जिले में? ये खंडवा, जब खंडवा में आती है ये नदी तो खंडवा जिले में ये दर्दी जलप्रपात बनाती है। ठीक है, और इससे आगे में है खरगोन, ठीक है ना, खरगोन में भी एक जलप्रपात बनता है जो कि है सहस्त्रधारा, ये भी आपको याद होना चाहिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात, यहीं पे इसका निर्माण होता है। ठीक है, जो कि कहां पर है? महेश्वर में, ये भी आपको पता होना चाहिए, महेश्वर में है ये सहस्त्रधारा जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं, ये आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? पार्वती, नर्मदा, ताप्ती या फिर बेतवा? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है ये होशंगाबाद। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और होशंगाबाद इस
नगर को, इस शहर को किसने बसाया था? अफगानी राजा, अफगानी जो सुल्तान था, कौन? होशंग शाह। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। होशंग शाह ने इस होशंगाबाद को बसाया था, और होशंग शाह ने ही जो धार पर कब्जा किया था, धार जहाँ पे कि परमार वंश का राज था, तो परमार वंश का जो वंश अंत हुआ था वो होशंग शाह के आक्रमण के बाद में ही इस वंश का अंत हुआ था, इसका पतन हो गया था और ये खत्म हुआ था, और धार पे इसने कब्जा किया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सोन नदी की लंबाई कितनी है? 380, 580 किलोमीटर, ये किलोमीटर में ध्यान रखिएगा, सब किलोमीटर में ही इसमें ये बताया गया है, या फिर 785 किलोमीटर, या फिर 150 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 785 किलोमीटर है सोन नदी की लंबाई। ठीक है ना, और सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? ये अमरकंटक से निकलती है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, और ये आपका रिवीजन ही चल रहा है, मान के चलिए। अमरकंटक जो कि कहाँ पर है? ये पुष्पराजगढ़ तहसील में है। अमरकंटक की पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम है, और यहाँ से अन्य दो नदियां भी निकलती हैं, एक तो है नर्मदा नदी, ठीक है, और दूसरी है जोहिला नदी। और ये जोहिला जो नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जोहिला नदी। और सोन नदी जो कि किस नदी की सहायक नदी बनती है? ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है गंगा नदी में? ये पटना में जाके, गंगा में जाके मिल जाती है। और सोन नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है, फिर ये उत्तर प्रदेश क्रॉस करती है, फिर बिहार में जाकर पटना में ये गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, या फिर क्षिप्रा नदी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंबल नदी। चंबल नदी पर है ये चूलिया जलप्रपात। और चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? ये इंदौर से इसका उद्गम है। और इंदौर की कहाँ से? जाना पावा, कई बार बता चुका हूं मैं, जाना पावा की पहाड़ी से इसका उद्गम है, और ये उत्तर की ओर जाती है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये बॉर्डर बनाती है। ठीक है ना, चंबल राष्ट्रीय उद्यान वो चंबल नदी पर ही अवस्थित है, और इस पर 3 बांध बने हैं। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलाकर यहाँ पर 3 बांध बनाए गए हैं, जिससे कि पन बिजली परियोजना और सिंचाई परियोजना संचालित की जाती है। और वो तीनों बांध से जो भी बिजली उत्पन्न होती है और सिंचाई, उसमें 50% का दोनों राज्यों का इसमें शेयरिंग है। ठीक है, मध्य प्रदेश का और राजस्थान का। तो वो 3 जो बांध है वो कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहला बांध जो उद्गम होता है उसके बाद में मंदसौर जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर है कौन सा? गांधी सागर बांध। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का सबसे पहला बांध का निर्माण अगर कहीं हुआ था वो चंबल नदी पर हुआ था, वो भी मंदसौर में हुआ था। ठीक है ना, जो कि 1949 में बनके तैयार हुआ था, और 1948 में इसकी नींव रखी गई थी, और शुरुआत हो गई थी ये 1955 तक इसकी पूरी तरीके से शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आगे 2 बांध और मिलते हैं, एक मिलता है कोटा में और एक मिलता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना, जो चित्तौड़गढ़ है वहां पर दूसरा बांध मिलता है। तो ये पहला बांध तो ये हो गया, दूसरा बांध कोटा, और तीसरा चित्तौड़गढ़ में मिलता है। या फिर ये मान सकते हैं कि दूसरा चित्तौड़गढ़ में और तीसरा कोटा में। तो ये 3 बांध यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। एक जवाहर सागर बांध और एक राणा सागर बांध के नाम पर ये राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मंदार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल पर, काली सिंध पर, बेतवा पर, या फिर नर्मदा नदी पर? तो इसको भी मैं कई बार आपके सामने इसके क्वेश्चंस में बीच में मैंने लिया है। तो मंदार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है, और ये कहाँ पर है? ये है हरदा के पास में बड़वा। ठीक है ना, जो बड़वा है वहां पर स्थित है ये मंदार जलप्रपात। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा
500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी से हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विद डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पुरास्थल एरण किस नदी के किनारे स्थित है? बीना नदी, काली सिंध नदी, तमस नदी या फिर नर्मदा नदी? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो वो है बीना नदी। बीना नदी के किनारे पे
ये स्थित है और ये कहाँ पर है, ये है सागर में स्थित है। और ये एरन जो है ये सती प्रथा का एक उदाहरण है जो कि इतिहास का है ये, ठीक है ना। यहाँ पे कि सती प्रथा के पूरे यहाँ पर आपको चिन्ह मिलेंगे, ठीक है ना। और ये वैष्णव धर्म को पूरा, ठीक है ना, उस धर्म क्षेत्र से ये आता है। ये पूरा का पूरा पठार उस समय का वैष्णव धर्म को चिन्हित करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मंडला किस नदी के किनारे स्थित है? बैनगंगा, चंबल, तवा या फिर नर्मदा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। मंडला जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आदिवासी लोग रहते हैं यहाँ पर। और यहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है? वो है कान्हा कीसली, ठीक है ना। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको कान्हा कीसली राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, वो यहीं पर स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे अधिक अगर टाइगर कहीं पाए जाते हैं, सबसे अधिक टाइगर, तो वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर डेंसिटी के मामले में देखा जाए, घनत्व के मामले में, तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये उमरिया में है, ठीक है ना। उमरिया में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और कान्हा कीसली राष्ट्रीय उद्यान ये मंडला और बालाघाट, ये 2 जिलों में है, ठीक है ना। 2 जिलों से मिलके ये बना है, 2 जिलों में फैला हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? जोग जलप्रपात, दूध सागर प्रपात, कादम्बी प्रपात या फिर धुआंधार प्रपात। तो इसका आंसर द बिल्कुल सही है, ये विकल्प, जो कि कहां पर है ये धुआंधार जलप्रपात? ये जबलपुर में भीड़ा घाट, जो भीड़ा घाट है वहां पर स्थित है ये। इसको धुआंधार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी एकदम से ही तुरंत एकदम गहरी खाई में गिरती है। तो जब गिरती है तो एकदम गति से, ठीक है ना, बहुत फ्लो में आती है और एकदम गति से गिरती है। इस कारण से यहाँ पर गहरे गड्ढे में गिरने के कारण से जो पानी का उछाल बढ़ता है, तो उससे जो फव्वारे का एक रूप लेता है, तो उससे वहां पर धुएं धुएं का वातावरण होता है। ऐसा लगता है कि वहां पे बहुत धुआं उड़ रहा है, इसलिए इसको धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। तेज गति से नर्मदा का बहाव है यहाँ पर। और इसी धुआंधार पर ही कम क्षेत्र में, क्योंकि पहले तो ये काफी चौड़े क्षेत्र से घूमती हुई आती है नदी और कम क्षेत्र में आके एकदम से गिरती है, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र को कहते हैं बंदर कूदनी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो बंदर कूदनी एक नाम यहाँ पर दिया गया है, वो इसी कारण से दिया गया है। धुआंधार पर ये बंदर कूदनी है, यानी कि एक छोटे से क्षेत्र से ये कूद से पानी गिरता है। तो यहाँ से एक बंदर, इसको पूर्व में कहते थे, पूर्व में बंदर एक छोर से दूसरे छोर पर जंप कर जाता था, तो तब से इसका नाम पड़ गया है बंदर कूदनी, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये भेड़ाघाट में, और भेड़ाघाट कहाँ पर है? ये जबलपुर में है, जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी के अन्य जलप्रपात के बारे में भी आपको इसमें बता देता हूँ। ये जो अन्य जलप्रपात हैं ये पूरे ये कर्नाटक स्टेट के हैं, यहाँ के नहीं है, ये कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 11वां, कौन सी नदी बेत्रावती के नाम से जानी जाती है? बेतवा, चंबल, सोन या फिर ताप्ती नदी। तो इसका आंसर क्या है? वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी का जो पूर्व में इतिहास में जो नाम है वो बेतवा है, मतलब बेत्रावती के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। और इसका उद्गम कहाँ से है बेतवा का? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बेतवा नदी ये रायसेन जिले से निकली है। रायसेन जिले की कहाँ से? कुमरा गांव से। कुमरा गांव से इसका उद्गम है, ठीक है। और बिल्कुल भोपाल के समीप है ये रायसेन, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी, वहां से इसकी निकलती है। और इसके समीप इस रास्ते में जो पड़ता है वो रायसेन का जो मंडीदीप है, मंडीदीप का जो क्षेत्र है जिसको कि बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है ना, रायसेन का, वो यहीं से, इसके बाजू से निकलती है ये बेतवा नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेतवा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 480
80 किलोमीटर का ये सफर तय करती है और इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। मैंने कई बार आप बता चुका हूँ। और मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये गंगा के समान ही मध्य प्रदेश में प्रदूषित है। इस कारण से इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और ये तो उद्गम हो गया इसका, लेकिन ये किसकी सहायक नदी है? ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी में ये मिलती है कहाँ पर? हमीरपुर के पास में। हमीरपुर के पास में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है, जो कि है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जाके ये मिल जाती है यमुना नदी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 12वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है? चंबल, बा ताप्ती, सा सोन नदी या फिर दा नर्मदा नदी? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो वो है ताप्ती। हिंदू मान्यता के अनुसार इसको सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है और शनि, भगवान शनि की ये बहन के रूप में जानी जाती है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है? मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये बैतूल से निकली है। बैतूल की कहाँ से? मुलतई से। मुलतई से निकली है और ये नर्मदा के समानांतर बहती हुई पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है और खंबात की खाड़ी में, ठीक है ना, पश्चिम में जाती है, खंबात की खाड़ी में जाके ये गिरती है। खंबात की खाड़ी जो कि अरब सागर में है, वहां पर गिरती है और मध्य प्रदेश के साथ में महाराष्ट्र राज्य को भी ये कवर करती है। तो महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा लेती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है? मालवा की गंगा किस नदी को कहते हैं? क्षिप्रा, सिंध, चंबल या फिर बेतवा? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी को कहते हैं मालवा की गंगा। और क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से है? ये इंदौर से निकली है। ठीक है ना, इंदौर की कहाँ से? काकड़ी बरड़ी। काकड़ी बरड़ी से ये निकली है। और इस क्षिप्रा नदी की सहायक नदियां कितनी हैं? देखिए, एक तो है कान्हा नदी, ठीक है ना, और दूसरी कौन सी है कान्हा के बाद में? और कौन सी नदी है एक और जो कि इसकी सहायक नदी है? बताइए। दूसरी नदी है सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी है, ये दो नदी हैं जो कि क्षिप्रा की सहायक नदी है। और उसके बाद में ये उज्जैन में आती है ये। और उज्जैन में जो सिंहस्थ का मेला लगता है वो क्षिप्रा नदी के तट पर ही लगता है। क्लियर हो गया। चलिए, और ये किसकी सहायक नदी है? ये क्षिप्रा नदी चंबल में जाके मिल जाती है आखिरी में। ठीक है ना, चंबल की ये सहायक नदी है। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। तो एक नदी दूसरी नदी से कोरिलेट है। क्षिप्रा की सहायक नदियां कान्हा और सरस्वती है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। तो ये एक प्रकार का एक पूरा नेटवर्क और जाल सा बिछा हुआ है, एक नदी दूसरी नदी में कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, कपिल धारा झरना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, सोन, ताप्ती या फिर क्षिप्रा नदी? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी पर बनता है ये कपिल धारा जलप्रपात। और ये यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है। उद्गम स्थल पर ही सबसे पहला अगर कोई जलप्रपात बनता है तो वो बनता है कपिल धारा। ठीक है ना, और कपिल धारा के बाद में दूसरा जलप्रपात बनता है दुग्ध धारा। दुग्ध धारा जलप्रपात बनाती है। और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर के दायरे में ये दो जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। और यहाँ पर ये कपिल धारा बनता है उस क्षेत्र में जहाँ गिरती है, ये सूर्य कुंड के नाम से मशहूर है। वो सूर्य कुंड कहा जाता है वो। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है? बाणगंगा, क्षिप्रा, बनास या फिर चंबल? तो इसका सही उत्तर बिल्कुल आप बता सकते हैं, वो है बनास नदी। बनास एक ऐसी नदी है जो कि इसमें मध्य प्रदेश में इसका उद्गम नहीं है। बाकी सारी नदियां मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है। ये आपको बता चुका हूं मैं पहले भी। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चंस की सीरीज में आप देख सकते हैं। बनास नदी के बारे में मैंने बताया। ये बनास नदी कहाँ से निकलती है? ये राजस्थान की नदी है। ठीक है ना, राजस्थान में इसका उद्गम है। और ये राजस्थान का पूरा एक सर्कल पूरा करती है। ठीक है ना, राजस्थान में ही पूरा एक चक्कर घूमती है। देन उसके बाद में ये
चंबल में आके मिलती है। चंबल की सहायक नदी कहलाती है ये। और इसका जो उद्गम है ये राजसमंद, राजस्थान का जो राजसमंद नगर है, राजसमंद जो जिला है वहां से इसका उद्गम है। और ये पूरे राजस्थान का एक चक्कर काटने के बाद में ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चंबल नगर नदी की ये सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है? चंबल, महानदी, नर्मदा या फिर कावेरी। तो इसमें से जो उत्तर है वो कौन से हैं? देखिए इसमें से दो विकल्प जो हैं वो मध्य प्रदेश के नहीं है, बाकी ये दोनों जो विकल्प हैं ये मध्य प्रदेश के हैं। ये दोनों सही हैं जो कि मध्य प्रदेश में बहती हैं, जैसे चंबल और नर्मदा। लेकिन महानदी और कावेरी ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश में नहीं बहती हैं। कावेरी नदी जो कि कर्नाटक की नदी है, कर्नाटका में है, कर्नाटक राज्य की। और महानदी जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा था पहले, सीजी छत्तीसगढ़, वहां से निकलती है ये। और छत्तीसगढ़ से कहां से? रायपुर से इसका उद्गम है और ये दक्षिण की ओर जाती है और उड़ीसा के तट पर, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा में ये जो हीराकुंड डैम है, जो हीराकुंड डैम है वो इसी नदी पर बना है, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा डैम कहलाता है ये। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती हैं, महानदी और कावेरी नदी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ गया, तवा किस नदी की उपनदी है? नर्मदा नदी, गंगा नदी, ताप्ती नदी या फिर सोन नदी। तो इसका इन सभी विकल्पों में कौन सा सही उत्तर है? तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की ये सहायक नदी है। और ये तवा नदी का उद्गम कहाँ से है? महादेव श्रेणी से। महादेव श्रेणी से ये निकलती है और महादेव श्रेणी ये सतपुड़ा श्रेणी की श्रेणियों के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, सतपुड़ा श्रेणी के अंदर में 5 पहाड़ियां आती हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और काफी लंबी है ये, पूरे जो मध्य प्रदेश का दक्षिण का क्षेत्र है उसमें पूरी की पूरी सतपुड़ा की श्रेणी फैली हुई है, जो कि नर्मदा घाटी के समानांतर है पूरी ये सतपुड़ा की श्रेणी। ठीक है ना, उसमें तो उसमें राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, ये इसी का हिस्सा है, सतपुड़ा श्रेणी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 18वां, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अभी इसी वीडियो में मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि इसमें कौन सा जलप्रपात, ये सहस्त्रधारा जलप्रपात के बारे में बता चुका हूं। ताप्ती, नर्मदा, चंबल, माही, ये रिपीट हो गया है, ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और कहां पर बना है ये सहस्त्रधारा जलप्रपात? ये खरगोन जिले में है। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। ये आपका रिवीजन मान के चलिए, जितने बार आपके सामने से क्वेश्चन गुजरेगा उतनी ज्यादा आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी और वो आपके दिमाग में छप जाने वाला है। ठीक है ना, वहां पर इसको सहस्त्रधारा जलप्रपात क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पहले इतिहास में इसको नर्मदा नदी को रोकने का प्रयास किया गया था। ठीक है ना, वहां के जो राजा थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने इस नदी को, नर्मदा नदी को रोकने का प्रयास किया। जब रोकने का प्रयास किया और वहां पे बांध बनाने का प्रयास किया तो उसका दबाव इतना, प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो वहां से फूट कर निकल गई। फूट कर निकली तो वहां से हजारों धाराएं होकर निकली। जब हजारों धाराएं होकर निकली वहां से, इसलिए उसका नाम, वहां से जब नीचे गिरी तो एक जलप्रपात का निर्माण किया, इसलिए उसको सहस्त्रधारा जलप्रपात नाम दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो नर्मदा नदी का ये यहाँ पर इतिहास है, इसलिए इसको सहस्त्रधारा जलप्रपात बोलते हैं। यानी कि हजारों धाराओं में यहाँ से विभाजित हो गई है और एकदम से नीचे गिरती है, और सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण यहाँ पर होता है। खरगोन के कहाँ पर है ये है महेश्वर में। ये भी मैं आपको बता चुका हूं पहले। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्न नदियों में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से आरंभ नहीं होती है? चंबल, बनास, बैनगंगा। देखिए फिर चंबल आ गया है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बनास नदी। बनास नदी का आरंभ मध्य प्रदेश से नहीं होता, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ये राजस्थान की नदी है, राजस्थान में इसका उद्गम है और ये चंबल में जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से मध्य प्रदेश को किस नदी पर आपको चेचाई जलप्रपात मिलता है? महानदी, बीहड़ नदी, सोन नदी या फिर नर्मदा नदी। तो इसका सही विकल्प कौन सा है?
तो वो है बीहर नदी। बीहर नदी पर चेचाई जलप्रपात का निर्माण होता है और ये बीहर नदी कहाँ पर है, किस जिले में है, ये रीवा जिले में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये 175 मीटर 175 मीटर चौड़ा है, ये 175 मीटर चौड़ा है और 130 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है, यानी कि गहरा है ये। 130 मीटर ऊंचाई से ये नीचे की ओर गिरता है। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात जो कि रीवा में जो बीहड़ नदी है उस पर इसका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था? क्षिप्रा, चंबल, बेतवा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चेदी राज्य इनमें से किसी नदी के किनारे नहीं बसा था। चेदी जो राज्य है, ठीक है ना, ये इतिहास का बहुत ही प्राचीनतम राज्य था। ये महाजनपदों में आता था। महाजनपद जब थे उस समय के ये राज्य थे और मध्य प्रदेश में 2 जनपद आते थे उस समय। एक तो अवंती, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहला, और दूसरा चेदी था। ठीक है ना, अवंती की 2 शाखाएं हुआ करती थी उस समय। एक तो स्वयं अवंती के नाम से, ठीक है ना, और दूसरी माहिष्मती, जो माहिष्मती थी। ये 2 शाखाएं थी। तो इन दोनों शाखाओं के बीच से बेतवा नदी गुजरती थी। माहिष्मती नीचे की दक्षिणी शाखा कहलाती थी और उत्तरी शाखा अवंती कहलाती थी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में से बेतवा नदी जरूर निकलती थी। लेकिन चेदी जो है ये मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में आता है। ठीक है ना, विंध्य जो क्षेत्र था वहां का ये राज्य था और विंध्य क्षेत्र में ये आता था। तो ठीक है, और उस समय चेदी का जो राजा था, आपने देखा होगा महाभारत काल में चेदी के राजा के बारे में काफी कुछ वर्णन दिया हुआ है। चेदी का राजा कौन था? शिशुपाल। शिशुपाल उस समय का राजा था यहाँ का। ठीक है ना, जिसका की वध किसने किया था? श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि इनके 100 जो पाप थे वो माफ थे और 100 के बाद में इनको माफ करने का कोई भी अधिकार नहीं था। श्री कृष्ण ने इनको बोला था कि 100 तक तुम्हारे जो पाप हैं, जो भी गलत बोलोगे वो माफ किए जाएंगे, लेकिन जैसे ही 101वां होगा मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। तो और वही हुआ। लगातार इसने 100 पाप किए और 101 पे इसका सर, शीश धड़ से अलग कर दिया गया था सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये इतिहास की एक कथा है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये महाभारत काल की एक कथा है। तो चेदी राज्य के राजा थे शिशुपाल उस समय। ठीक है, तो ये महाजनपद के समय की पूरी जो आपको मैंने कहानी सुनाई ये उस समय की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, तवा, देनवा, शक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा और ताप्ती। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना, नर्मदा नदी में ही जाके मिलती हैं। और नर्मदा नदी की टोटल कितनी सहायक नदी हैं? 41 सहायक नदी हैं, जिसमें कि 39 नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं और 2 नदियां जो हैं वो गुजरात में बहती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पूर्णा, गिरना, बोरी और शिवा ये नदियां हैं, ये किस नदी की सहायक नदी हैं? तवा, नर्मदा, सोन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका डी, जो दा विकल्प है वो इसका सही उत्तर है। ये सारी जो नदियां हैं ये इनमें से किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है। और ये सारी नदी जो सहायक नदी बनती हैं ये वो बनती हैं ताप्ती की। ताप्ती नदी की ये सहायक नदी हैं, पूर्णा, गिरना, बोरी और शिवा। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये बैतूल की मुलतई से होकर निकलती हैं। ताप्ती की इनके अलावा और भी अन्य सहायक नदियां हैं जो छोटी छोटी हैं। ठीक है ना, ये सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि ताप्ती में आके मिलती हैं। ठीक है ना, एक तो है मिंधोला, ठीक है ना, दूसरी है पंजारा। ठीक है ना, इन सभी के नाम में जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यही नदियां हैं जो कि छोटी छोटी नदियों के बारे में क्वेश्चंस जरूर बनते हैं जब शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं, यानी कि डीप कंपटीशन जब बनता है, ज्यादा एग्जाम देने वाले होते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना, आनेर और कौन सी नदी है? मान नदी। ठीक है ना, तो ये सारी नदियां
ताप्ती की सहायक नदियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ताप्ती की कितनी सहायक नदियां हो गई? 9 नदियां हैं जो कि ताप्ती की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। पूर्णा, गिरना, बौरी, शिवा, मिंधोला, पंजारा, बाधुर, आनेर और मान नदी, ठीक है। तो ये था पूरे के पूरे 23 क्वेश्चंस लिए मैंने इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं मेरे को, कमेंट जरूर दीजिए आप कि आपको मेरी ये सीरीज कैसी लग रही है। साथ ही साथ में मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आप, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें आप। साथ ही साथ में इसको शेयर करने में भी कंजूसी ना करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग मेरे इस वीडियो को देखें और मध्य प्रदेश जीके का पूरा आनंद लें एक्सप्लेनेशन के साथ में। क्योंकि आपको हर एंगल से मैं मध्य प्रदेश जीके को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश जीके के बारे में। लगातार मेरी इस सीरीज से बने रहिए। मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कीजिए। ऑल नोटिफिकेशन का जो रेडियो बटन है वो क्लिक करना है, देन उसके बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।